और माननीय राज्य मंत्री सूचना प्रसारण, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन श्री डॉक्टर एल मुरुगन जी है। पहले मंत्री जी चर्चा का प्रारंभ करेंगे, फिर आपसे हम प्रश्न लेंगे जिनका उत्तर दिए जाए। धन्यवाद। मंत्री जी धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में आज के मंत्रिमंडल की बैठक हुई और एक विषय जो उनके बहुत करीब भी और जिसको प्राथमिकता देने का काम भी किया कि देश में कोऑपरेटिव सेक्टर को और ताकत दी जाए, सहकार से समृद्धि, इस सोच को आगे और बढ़ाने के लिए और सहकारिता के क्षेत्र को और बल देने के लिए, कोऑपरेटिव मूवमेंट को और स्ट्रेंथन करने के लिए लगातार भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला तो जुलाई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का बनना अपने आप में दिखाता है कि कितना फोकस रखा गया, और जून 2022 में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को, पैक्स जिसको हम कहते हैं, कंप्यूटराइजेशन के लिए भी बजट का प्रावधान करना और फिर कोऑपरेटिव्स को जेम पोर्टल के साथ जोड़ना, एक प्लेटफॉर्म ऑनबोर्ड करके उसको देना ताकि इस क्षेत्र को उसका लाभ मिल सके। और यही नहीं, किसानों को एक सिंगल ब्रांड के अंतर्गत सर्टिफाइड बीज उपलब्ध करवाने की बात हो या फिर उनके द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो, कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में सहायता प्रदान करने के लिए उनको लगातार मदद करने की बात हो। राष्ट्रीय स्तर पर 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की स्थापना की भी केंद्र ने, कैबिनेट ने पूर्व में मंजूरी दी है। इन सब निर्णयों के बाद जहां अगर देश में आज देखा जाए तो कुल मिलाकर 63,000 ऐसी पैक्स हैं जो लाभ में भी हैं, वाइबल भी हैं, लेकिन देश भर का आंकड़ा अगर कुल मिला के देखा जाए काफी बड़ा है। 2 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां पर आज पैक्स की सुविधा एक तरह से नहीं है, जहां पे अवसर है। इन सब क्षेत्रों में कैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बल दें, उनका गठन हो और उनको वाइबल कैसे बना सकें, उस दिशा में आज एक कदम उठाया गया है। तो 2 लाख ऐसी अनकवर्ड पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर नई पैक्स का स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगले 5 वर्षों में इसको पूरा किया जाएगा। डेयरी कोऑपरेटिव्स और फिशरीज कोऑपरेटिव्स की स्थापना किए जाने का लक्ष्य भी इसके साथ रखा गया है और वर्तमान में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको मजबूत करके सभी कोऑपरेटिव्स को जिला और राज्य स्तर पर फेडरेशन से जोड़ना है। कोऑपरेटिव्स डेयरी और फिशरीज की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अंतर्गत इन योजनाओं का कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें अगर मैं कहूं तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में ही नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट आता है और दूसरा डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इन योजनाओं को भी उसमें जोड़ा जाए, इसका लाभ भी मिले। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के पीएम मत्स्य संपदा योजना है और दूसरा फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की जो योजना है उनका लाभ भी इसको मिल सके, उसको भी जोड़ेंगे। 25 ऐसी अलग अलग सुविधाएं इसके माध्यम से मिल सकें, कौन कौन से काम आप इसमें कर सकते हैं वो भी इसमें सुनिश्चित किया गया है। वो भी मैं आपको सारी सूची एक बार दे देता हूं ताकि ये एग्रीकल्चर सोसाइटीज जो हैं, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनको केवल एग्रीकल्चर तक नहीं, साथ में डेयरी, फिशरीज और इसके अलावा बाकी सेक्टर्स के साथ भी जोड़ने का काम किया जाएगा। जैसे कि डेयरी
गोदामों की स्थापना जैसे स्टोरेज का, खाद्यान्न की बिक्री हो या फर्टिलाइजर, बीज, ये सब उपलब्ध कराना हो, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इसकी बिक्री के प्रावधान डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी हो, क्रेडिट सोसाइटी के रूप में भी ये काम कर सके, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण देने का ये काम करे, कस्टमर हायरिंग सेंटर के रूप में ये काम कर सके, कॉमन सेवा केंद्र के रूप में काम कर सके, उचित मूल्य की दुकान जिसको आप फेयर प्राइस शॉप या डिपो भी कहते हैं आम भाषा में, सामुदायिक सिंचाई, ऐसे अन्य 25 क्षेत्रों की व्यावसायिक अवसर भी इन सबको इसके माध्यम से देने का काम किया जाएगा। आज अगर मैं देश की स्थिति आपके रखूं तो लगभग 98,995 पैक्स देश में है, जिसके 13 करोड़ फार्मर सदस्य हैं, लेकिन इसमें से जो फाइनेंशियली वाइबल या प्रॉफिटेबल वो 63,000 से ज्यादा उस दिशा में है। अब ऐसे ही डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी 1,99,182 डेयरी कोऑपरेटिव हैं, जिसके लगभग 1.5 करोड़ सदस्य हैं। 25,297 मछली पालन वाले हमारे कोऑपरेटिव्स हैं, जिसके 38 लाख सदस्य हैं। लेकिन इतने बड़े देश में आज भी 1,60,000 पंचायत में पैक्स नहीं है और लगभग 2 लाख पंचायतों में ये जो डेयरी की कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए वो भी उसमें उसकी कमी है। तो एक बहुत बड़ा अवसर यहां पर है रोजगार स्वरोजगार का भी, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करने का भी, और इस योजना को एक क्रियान्वयन के लिए जहां एक और नाबार्ड का सहयोग, वहीं पर नेशनल डेयरी विकास बोर्ड का सहयोग और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, इनके सहयोग को भी सरकार के समग्र दृष्टिकोण का लाभ लेकर इन सब सेक्टर्स का इसको फायदा पहुंचाया जाएगा, ताकि विभिन्न योजनाओं का अभिसरण किया जा सके। इससे देश भर में कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। कंप्यूटराइजेशन से लेकर, जैसा मैंने पहले कहा, जैम पोर्टल का हमने प्लेटफॉर्म पहले ही दिया है। दूसरा जो विषय है, इसमें एक विषय मैं आपको और बता दूं कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में बनेगी, ताकि इन योजनाओं के जो अप्रूव्ड आउटलॉज हैं, जो मैं होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात करता हूं, डेयरी, फिशरीज और बाकी एग्रीकल्चर के सारे, इसके इंप्लीमेंट करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो बना सके। 3 टियर स्ट्रक्चर इसके लिए होगा। एक तो नेशनल लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, दूसरा राज्य में चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी बनेगी, और जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में, कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत सभी पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर वायबल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्स से कवर किया जाएगा। किसानों के जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस उपलब्ध करवाई जाएंगी। सहकारी समितियों के व्यवसाय में विविधता लाकर, जैसे 25 सेक्टर को जोड़ा गया, उन्हें वाइब्रेंट बनाकर किसानों की आय में वृद्धि लाई जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाएगा। दूसरा विषय फिर गांव से जुड़ा हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार गांव के विकास के लिए कोई ना कोई कदम उठाए गए। इस बार की जो आज निर्णय किया गया है वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को एश्योर्ड लाइवलीहुड और रोजगार के अवसर मिले, ये प्रावधान किया जाएगा।
अपने गांव में ही रहने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि माइग्रेशन पर चेक लग सके और उनके अपने गांव में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल सके, पलायन रुक सके। इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है वो देश की सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित गांव को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग रखा जाएगा ताकि दोनों प्रोग्राम्स का कोई ओवरलैप ना हो। यह कार्यक्रम एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार कुछ प्रोग्राम्स में अगर कुछ कंपोनेंट्स में 100% सेंट्रल फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इसके लिए हमने उत्तरी सीमा से लगे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों के 46 बॉर्डर ब्लॉक्स के 2966 ग्रामों को फेज्ड मैनर में समग्र विकास हेतु चुना गया है। पहला चरण जो है, पहले चरण के अंतर्गत 662 इसके गांव को लिया जाएगा और इसमें सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की गई है। कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज में और अवसर मिले उस दिशा में काम किया जाएगा और माइग्रेशन जो है, जो गांव से पलायन की जो एक समस्या है उसको भी दूर किया जाएगा। और उसको दूर करने के लिए गांव-गांव में, इन चयनित गांव में एकीकृत सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए स्थानीय मेले और त्योहारों का आयोजन किया जाएगा। टूरिज्म प्रमोशन के संबंधित गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर, खेल के टूर्नामेंट्स, कंपटीशंस करवाने के लेकर, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में विद्यार्थियों के लिए सीमा दर्शन के प्रोग्राम और स्थानीय हैंडीक्राफ्ट के प्रमोशन एवं कार्यक्रमों को वहां पर बल देने का काम किया जाएगा। और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि चाहे केंद्र के हों, राज्य के हों या जिला के हों, अधिकारियों को समय समय पर उन गांव में भेजा जाएगा ताकि वहां का विकास भी हो सके, वहां के समस्याओं का समाधान भी हो सके, पलायन पर रोक लग सके और वहां पर अवसर रोजगार स्वरोजगार के और नए खड़े हो सकें। तो इन गांवों को हब एंड स्पोक मॉडल पर ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप हो, ट्रेडिशनल नॉलेज हो, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को, महिलाओं को और एम्पावर करने का काम भी किया जाएगा। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो या हमारी एनजीओस या एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनका भी राष्ट्रीय स्तर पर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की भागीदारी से इन गांवों को और गांव के रहने वाले लोगों को सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा जाएगा। साथ में पीएम गति शक्ति प्रोग्राम को भी इन गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। अब सैचुरेशन बेसिस पर हमें यहां पर क्या क्या करना है, ये एक आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम होगा। डिफाइंड आउटकम्स के आधार पर इसकी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग की जाएगी और इसमें ये जो कुछ आगे में आपको आउटकम सुनिश्चित किए जाएंगे उसका एक जानकारी देना चाहूंगा कि सैचुरेशन बेसिस पर ऑल वेदर रोड से जोड़ना यह प्राथमिकता होगी। बिजली और पानी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन उपलब्ध कराना यह सुनिश्चित किया जाएगा और विशेष रूप से सोलर या विंड एनर्जी से इनको जोड़ा जाए, ये उसमें प्रावधान रहेगा। और मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध हम इसमें करवाएंगे। टूरिस्ट सेंटर, मल्टीपर्पज सेंटर्स और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इनका विकास वहां पर किया जाएगा। और जो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं, जितनी हमारी योजनाएं हैं, उनको कन्वर्जेंस करके 100% सैचुरेशन पॉइंट पर ले जाने का काम किया जाएगा।
और इसके लिए वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ये बनाने का काम भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इसको सैचुरेशन पर केंद्र और राज्य के प्रोग्राम्स को नीचे तक लागू करेंगे। इसके लिए हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा, क्योंकि इसमें विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को लागू करने का काम किया जाएगा। तो आप देखेंगे कई बार समस्या आती है कि कुछ योजनाओं को मापदंड जो उनके हैं उनके अनुसार ये शायद क्वालिफाई ना करें, तो ये कमेटी इन स्कीम्स के नॉर्म्स और प्रोविजंस को आवश्यकता अनुसार रिलैक्स करने का निर्णय भी कर सकेगी। तो एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ देखा गया है कि हम वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाएं, केंद्र और राज्य की योजनाओं को उसमें लागू करने के लिए पूरा खाका तैयार करें और इसको लागू करने के लिए सैचुरेशन पॉइंट तक लेकर जाएं, और इसके लिए हाई पावर कमेटी का गठन भी किया जाएगा। तो मित्रों, इससे देश में पलायन भी रुकेगा इन क्षेत्रों में, और देश की सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और 4800 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान है, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए तो केवल सड़कों के लिए ही खर्च किया जाएगा। दो और निर्णय आज कैबिनेट में किए गए हैं। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, और आईटीबीपी की जो प्रमुख भूमिका है वो भारतीय चीन सीमा की निगरानी करना है। आईटीबीपी ने वर्तमान में 176 बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित हैं और सीमा पर निगरानी और प्रभावशाली ढंग से हो, इस आवश्यकता को देखते हुए हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसने जनवरी 2020 में, अगर आपको याद होगा, आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट की स्थापना के लिए अनुमति भी दी थी और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को भी उस समय अनुमोदित किया था। और इन नए बीओपीज और स्टेजिंग कैंप्स के निर्माण की कार्य प्रगति पर है, और जब इन बीओपीज और स्टेजिंग कैंप्स के डिप्लॉयमेंट के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता भी है, जिसके लिए 7 नई बटालियन को रेस करने का आज निर्णय किया गया है। जो जनवरी 2020 में आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को अनुमोदित किया गया था, उसका काम तेजी से चल रहा है। उसको पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, उसके लिए आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 7 नई बटालियंस आईटीबीपी की रेस करने के लिए अनुमति दी है, इसका निर्णय लिया है। साथ ही साथ इन बटालियंस के सुपरविजन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना भी की जाएगी। बटालियंस और सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए कुल 9,400 पदों को सृजन किया जाएगा और बटालियन एवं सेक्टर हेडक्वार्टर्स की स्थापना 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के निर्माण, लैंड एक्विजिशन, एम्यूनेशन आदि पर लगभग 1808 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, तथा कार्मिकों के सैलरीज, राशन आदि के ऊपर प्रतिवर्ष लगभग 963.68 करोड़ रुपए का रिकरिंग एक्सपेंडिचर आएगा। तो ये 7 नई आईटीबीपी की बटालियन रेस करने का और एक सेक्टर हेडक्वार्टर स्थापित करने को आज अनुमति दी गई है। चौथा निर्णय जो आज है वो भी बॉर्डर से जुड़ा हुआ है और लद्दाख को जहां यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने की बात है वो भी सरकार ने किया। ऑल वेदर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए शंकुंतला टनल के निर्माण को आज अनुमति दी गई है, अनुमोदन किया गया है।
और लद्दाख को सड़क से कनेक्टिविटी के लिए अगर आप पहले देखें तो दो प्रमुख निर्णय पहले भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, जहां एक और श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर जोजिला टनल जिसका निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है, इसके अलावा मनाली उपसी लेह, इस पर भी अगर आप देखें तो अटल टनल देश को समर्पित नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। अब जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है नीमू पदम दारचा, इन रूटों पर, इस रूट पर शिंकुनला टनल का निर्माण करने के लिए अनुमति दे दी गई है। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी पूरे देश भर के साथ इसको उपलब्ध करवाएगा और इसके टनल के साथ साथ अप्रोच रोड का निर्माण भी किया जाएगा। यह टनल की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। सड़क सहित इस टनल का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 1681.51 करोड़ रुपया इसके ऊपर कुल खर्चा आएगा और इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से लद्दाख को ज़ंस्कार वैली होते हुए देश के अन्य भागों से ऑल वेदर रोड के साथ जोड़ा जा सकेगा। इससे दुर्गम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा तथा टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सर्दी के महीनों में सप्लाई चेन को हम बरकरार रख पाएंगे और सैन्य बलों की मूवमेंट को भी हवाई मार्ग के साथ साथ सड़क मार्ग को और बल मिलेगा। यह प्रोजेक्ट भी सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, जहां जोजिला टनल, अटल टनल, अब उसके बाद शिंकुनला टनल, इसको भी मंजूरी दी गई है। इससे लद्दाख की कनेक्टिविटी और महत्वपूर्ण हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। शिंकुनला टनल, शिंकुनला टनल। Friends, before we take questions from you, I'll request the Honorable Minister to please brief in English as well. बाद में कर देंगे। Okay, so we'll start with the questions. उसके बाद English मीडिया के लिए हम बाद में भी। सर जी, सर वो सहकारिता में आपने 3 टियर का जो बताया है कि सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में, उसको तो एक्सप्लेन कर दिए। दूसरा जो आपने ये बताया कि 7 नई बटालियन बनेगी, तो ये पूरा वही भारत चीन सीमा पर ही है ना, जो उसके लिए 7 बटालियन बनेगी और एक नया सेक्टर हेडक्वार्टर बनेगा। देखिए, जो सहकारिता के क्षेत्र में सहकार से समृद्धि, इसी सोच के साथ देश में सहकारिता को और बल देने के लिए एक नहीं कई निर्णय बार बार उठाए गए, जिनमें से कंप्यूटराइजेशन, प्राइमरी एग्रीकल्चर को क्रेडिट सोसाइटीज का करने का निर्णय किया गया, उनको जेम पोर्टल के साथ ऑनबोर्ड किया गया, उनकी मार्केट लिंकेज करने के वो बाकी सारे निर्णय बताए। इसके लिए अब इसमें जो 2 लाख पंचायतें हैं कि हर पंचायत में कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, उसके साथ डेयरी पैक्स बने, फिशरीज की पैक्स बने, उन सब के जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको भी साथ में जोड़ा जाए। इनके क्रियान्वयन के लिए एक जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी, उसकी अध्यक्षता माननीय केंद्रीय सहकारिता मंत्री करेंगे और उसका जो स्टेट लेवल पर है उसको चीफ सेक्रेटरी हेड करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है वहां का कमिश्नर उसको हेड करेगा और इनका आपस में समन्वय हो, नीचे तक इसको लागू कर सकें। 2 लाख पंचायतें ऐसी जहां पर अब तक सहकारिता के क्षेत्र में ना के बराबर काम हुआ है, वहां पर उसको और बल दिया जा सके। 25 और सेक्टर्स को साथ में जोड़ा गया है, फर्टिलाइजर से लेके तेल के सेक्टर से लेके बाकी सेक्टर्स को फेयर प्राइस शॉप से लेके जोड़ने का काम, ताकि इनकी वायबिलिटी हो सके। और जब 25 सेक्टर को जोड़ा गया तो आप कल्पना कीजिए 2 लाख ऐसी नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अगर 25 सेक्टर्स को और जोड़ के जहां पर उनको कामकाज के अवसर मिलेंगे तो वहां पर रोजगार के कितने अवसर खड़े हो जाएंगे। ये सारा साथ में करने का काम किया गया है। और जहां तक आईटीबीपी की बात है, ये जो बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने का निर्णय जो 2020 में लिया गया था,
उसको ही नीचे तक और क्रियान्वयन करने के लिए 9,400 पोस्ट को और स्वीकृति की है 7 आईटीबीपी की बटालियन बनाने के लिए। और ये जहां जहां ये बन रही हैं बॉर्डर आउटपोस्ट, उसी के लिए 7 आईटीबीपी की बटालियंस बनाई गई हैं और एक सेक्टर हेडक्वार्टर भी उसी के लिए स्थापित करने का निर्णय किया गया है। 6 सर, ऐसा लग रहा है